इधर मंत्री उषा ठाकुर के बयान की टाइमिंग की वजह से भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या मध्य प्रदेश में मदरसों को सरकारी मदद पर लगाम लगेगी? क्या मध्य प्रदेश में भी असम मॉडल लागू करने की तैयारी है? मदरसों को आतंक से जोड़ने के पीछे कहीं राजनीतिक मकसद तो नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस टाइमिंग पर, क्योंकि उपचुनाव भी हैं मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर, और ये उपचुनाव और इसके नतीजे बेहद हद तक मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे, खासतौर पर सरकार के। और आपको एक बार फिर उषा ठाकुर का वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर सियासी बवाल मचा है। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का हमारे संवाददाता दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, उषा ठाकुर का बयान सामने आया और टाइमिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। आज गृह मंत्री से इस पर प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए पत्रकारों की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत आएगी तब देखेंगे, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी। यानी कि सरकार इस पर कुछ एकदम साफ नहीं कह रही, वो इंतजार कर रही है शिकायत को लेकर। दूसरी तरफ टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये भी उपचुनावों के मद्देनजर दिया गया एक बयान है, या फिर सरकार इससे लेकर वाकई में गंभीर है और कुछ सोच रही है? देखिए, आमतौर पर जो बीजेपी की विधायक हैं और जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर, वो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में होती हैं। और उनकी जो हार्ड कोर हिंदुत्व की छवि है, इसकी वजह से उनके जो बयान होते हैं वो भी अक्सर विवादों में होते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार उन्होंने कांग्रेसियों को जो है देशद्रोही तक साबित कर दिया कि वो देशद्रोही हैं। तो इस तरह से बयानों को लेकर वो हमेशा विवादों में होती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इस समय जो बयान दिया गया है, चुनाव के बीच में बयान दिया गया है, असम के मसला जब चल रहा है इस बीच में बयान दिया गया है, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग भी अपने आप में मायने रखती है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उसमें जो है साथ देते हुए ये कहा है कि अगर कोई शिकायत आएगी तो हम बिल्कुल इंतजार करेंगे और उस पर कोई ना कोई एक्शन होगा और उसके बाद सोचा जाएगा। तो शिकायत आने तक बात हुई है। इसका मतलब अगर सरकार को इस तरह की कोई शिकायतें मिलती है, अगर सरकार को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सरकार के खुफिया तंत्र को लगता है या कहीं भी किसी तरह की इस तरह की कंप्लेंट आती है, तो सरकार विचार कर सकती है इस चीज़ को लेकर कि उनको कितनी सरकारी सहायता दी जाए या उनकी सरकारी सहायता रोकी जाए। तो कहीं ना कहीं विवादित बयान है। निश्चित ही जो उपचुनाव के समय पे दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है कि क्या चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है या सहजता में दिया गया बयान है। जिस तरीके से उषा ठाकुर आमतौर पर बयान इस तरह से बेबाकी के बयान देती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ आज जिस तरह से गृह मंत्री ने बोला कि शिकायत आई तो विचार किया जाएगा, तो निश्चित ही इसमें कोई शक नहीं कि सरकार पूरी तरह से इसको खारिज कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। इस तरह के ऑप्शंस या इस तरह के विकल्प खुले रखे गए हैं कि अगर कोई शिकायत होगी तो उस पर हम विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी मंशा जता दी है कि अगर कोई कंप्लेंट हुई या अगर इस तरह से कहीं कोई भी गड़बड़ मिली तो सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी या सरकार और कोई बात नहीं सोचेगी, सीधे सीधे कार्रवाई। तो तमाम जो लोकल इंटेलिजेंस है दीप्ति, वो तो सरकार के अंडर में ही होती है। तो जाहिर है अगर कहीं पहला सवाल तो आपसे ये कि ऐसे कितने मदरसे हैं जहां पर सरकार अनुदान दे रही है और ये कितनी तादाद में दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और रही बात इनपुट्स की या शिकायत की, तो भाई लोकल इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस, सीआईडी हो या कोई और हो, आईबी हो, लोकल लेवल पर वो सरकार के अंडर में ही होते हैं, तो उनके पास भी तो इनपुट्स पहुँचेगा। तो या तो सब कुछ साफ है या फिर कुछ भी साफ नहीं है।
देखिए, इसमें बहुत साफ तौर पे मदरसे जितने हैं सभी को सरकार किस उसके लिए क्या गाइडलाइन बनी है, कितने बड़े मदरसे हैं, कितने बच्चे वहाँ पर तालीम ले रहे हैं, किस हिसाब से वहाँ पे अनुदान दिया जाता है, वो अलग अलग होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। निश्चित ही जो इंटेलिजेंस है या जो खुफिया तंत्र है लोकल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, वो सरकार के अंडर में होता है। यही वजह है कि सरकार ने बहुत साफ तौर पर ये जता दिया कि अगर शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। इसका मतलब बड़ा साफ है कि एक तो उपचुनाव है कि उपचुनाव में ये भी बता दिया कि सरकार सख्त है और इसका कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश की गई। दूसरा, ये शब्द जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहे हैं कि अगर शिकायत आई तो देखा जाएगा या कार्रवाई होगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि जो कुछ असम में हुआ वो मध्य प्रदेश में ना हो, या इस तरह की चीज़ें यहाँ दोहराई नहीं जाएं, या इस तरह की चीज़ें यहाँ करने की कोई कोशिश ना हो। इसी वजह से जो है इस तरह का एक बड़ा मैसेज सरकार ने दिया है कि अब बेहतर होगा कि मदरसे इस बात को समझ लें कि इस तरह की कोई एक्टिविटी को जो है वहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, या सरकार अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट मिलेगी तो सरकार सीधे तौर पर लेकिन असम और मध्य प्रदेश के हालात कितने मिलते जुलते हैं या फिर कितने अलग हैं? क्या ये किसी से छिपा हुआ नहीं है? और क्या मध्य प्रदेश में इससे पहले क्या ऐसा कोई कनेक्शन आया है जिस तरह की बड़ी बात उषा ठाकुर कह रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो अगर हम देखें तो निश्चित ही असम और मध्य प्रदेश के हालात बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम हिस्ट्री देखें तो जिस तरीके का सिमी के सबसे ज़्यादा आतंकी मध्य प्रदेश में पकड़ाए हैं, सिमी जिसका काम था एक तरीके का लिटरेचर बेचना, जिस पे अब रोक लग गई है, एक तरीके के लिटरेचर को जो है लोगों में, यूथ में, एक पर्टिकुलर यूथ में जो है उसको प्रोवाइड कराना, उनको वो सिखाना, उनको वो बताना। उसके बाद उन्होंने बम देने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। कई जगह बम ब्लास्ट में जो है सिमी के आतंकियों का हाथ पाया गया। तो मध्य प्रदेश जो है सिमी का गढ़ तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है वहाँ उन्हेल से जो है काफ़ी हद तक सिमी की एक्टिविटी देखी गई, और उसके बाद फिर बैन लगने के बाद ये कहा गया कि वो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से काम कर रहा है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें निकली, और आम तौर पर मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि अगर कोई भी क्राइम कहीं होता है तो मध्य प्रदेश छुपने के लिए काफ़ी बेहतर जगह लोगों को दिखाई देती है। हालांकि आमतौर पर शांति होती है, बहुत शांत प्रदेश है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि सिमी का सबसे बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में था, जिसको 2007 और 2008 में ख़त्म किया गया, और कहीं ना कहीं उससे जुड़े लोग जो अभी भी हैं वो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या किसी और संगठन के नाम पर अगर उनकी एक्टिविटी चल रही होगी, और अगर उन्होंने इस तरह की कोई और कोशिश करी कि मदरसों तक ट्रैक किया होगा, या और दूसरे तरीके से युवाओं को अपने साथ लेने की कोशिश करी होगी, जो राष्ट्र विरोधी लिटरेचर जो वो लोग बांटा करते थे उसको लेकर कोई बात होगी, तो निश्चित ही कार्रवाई सरकार ने करने की बात कही है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, असम और मध्य प्रदेश के हालात में बहुत अंतर है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। वो इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि सिमी का सबसे बड़ा गढ़ मध्य प्रदेश रह चुका है। हालांकि अब सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंधात्मक संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ें यहाँ मध्य प्रदेश से ही जुड़ी रही हैं। और शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए दीप्ति।